उठो जागो, कर्म के साथ और मेहनत को अपना लक्ष्य बनाकर अपने व्यक्तित्व को सुधारो। यही आशा लेकर हम हाजिर हैं एक नई सुबह की शुरुआत के साथ। नया सवेरा, हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नए तेवर और नए कलेवर के साथ। मैं हूं आंचल गुलाटी और हम जब आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे एक घंटे में देश, दुनिया और साथ ही साथ खेल जगत और व्यापार जगत से बड़ी खबरें करेंगे साझा इसी मंच के साथ। तो आइए सीधे रुक करते हैं सबसे पहले सुर्खियों का। ट्रंप के टैरिफ बम से के बीच ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने प्रधानमंत्री मोदी से की बात। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जल्द करेंगे भारत का दौरा। लोकसभा में राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 समेत 3 विधेयकों पर होनी है चर्चा। राज्यसभा में गोवा अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व विधेयक पर होगी चर्चा। बिहार के सीतामढ़ी में बनेगा माता सीता की जन्मस्थली पर भव्य जानकी मंदिर। गृह मंत्री अमित शाह पुनैरा धाम में करेंगे भूमि पूजन। उत्तराखंड के धराली में चौथे दिन राहत और बचाव कार्य जारी। सेना समेत एजेंसियां राहत कार्य में जुटी। भटवाड़ी में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र आज रहेंगे बंद। और वहीं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की गाजा पर पूर्ण नियंत्रण की योजना। दबाव के बीच आया ये बयान सामने और नेतन्याहू के बयान को हमास ने बताया तख्ता पलट। तो आइए सबसे पहले नया सवेरा की शुरुआत करते हैं ब्राजील के राष्ट्रपति की खबर से, जहां ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने कल देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की, जहां आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई है। अमेरिका द्वारा भारतीय और ब्राजील के उत्पादों पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने की घोषणा के बीच हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच संबंधों में सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने पिछले महीने अपनी ब्राजील यात्रा को याद किया, जिसके दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच संबंधों में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक रूपरेखा पर सहमति जताई है। इन चर्चाओं के आधार पर उन्होंने भारत ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों नेता आगे भी संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस महीने के अंत में भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। इससे पहले मॉस्को में रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सरगई शोइगु से मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध स्थापित हैं और इसे हम काफी महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी और उच्च स्तर पर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सरगई शोइगु के साथ बातचीत की। इस दौरान भारत रूस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हुई है। साथ ही इस वर्ष के अंत तक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन की तैयारी में संयुक्त प्रयासों के महत्व पर बल दिया गया। उन्होंने बहुपक्षीय स्वरूपों में रूस और भारत के बीच सहयोग पर भी चर्चा की और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के सामयिक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। इससे पहले क्रेमलिन के सहायक
यूरी उशाकोव ने भी इस बात की पुष्टि की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले हैं। उन्होंने बताया कि वार्षिक द्विपक्षीय शिखर बैठक की परंपरा के तहत ये हो रहा है। अजीत डोभाल ने खुशी जताते हुए कहा कि राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा इस महीने के अंत में तय किया गया है। Very special relationship, a long relationship, and we highly value our strategic partnership. We have had high-level engagements, and these relationships, these high-level engagements have contributed very substantially. We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. I think that the dates are almost finalized now. The more important thing is this, that is, these summit meetings have always been the watershed points. वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत अमेरिका टैरिफ पर कहा कि टैरिफ से जुड़े मुद्दों को शीघ्र सुलझाना दोनों देशों के हित में है। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था और रणनीतिक साझेदारी के लिए आवश्यक है। इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने पीएम नेतन्याहू से मुलाकात की। इस अहम बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने, विशेष रूप से सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक यरूशलेम स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में संपन्न हुई। नेतन्याहू ने भारत अमेरिका टैरिफ विवाद पर कहा कि इसे सुलझाना दोनों देशों के हित में है। साथ ही उन्होंने जल्द ही भारत आने की इच्छा जताई। पीएम के कार्यालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि दोनों देश कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर एक दूसरे के रणनीतिक सहयोगी बनते जा रहे हैं। सुरक्षा, रक्षा तकनीक, साइबर सुरक्षा, कृषि, जल प्रबंधन और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में भारत इजराइल साझेदारी पहले से ही मजबूत रही है और इस बैठक में इन संबंधों को और गति मिलने की संभावना है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय अगर हम पटल पर देखें कि कैसे तमाम देश भारत के साथ खड़े हैं, जिसमें हम ब्राज़ील की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इजराइल का भी जिक्र हमने किया कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर लगातार अपनी जो बयानबाजी है उससे कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दबाव बनता हुआ दिख नहीं रहा क्योंकि तमाम देश भारत के साथ खड़े हुए हैं। चाहे अलग अलग सेक्टर्स की हम बात करें, जिसमें जिस तरह से ब्राज़ील ने कहा कि हम प्रौद्योगिकी की बात हो, साइबर सिक्योरिटी हो, सूचनाओं के आदान प्रदान पर दोनों देशों के रिश्ते लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं और एक अलग ही लेवल पर जाने वाले हैं। वहीं कभी भी इस मंथ के, अगर हम इस महीने के अंत की बात करें तो रूसी राष्ट्रपति का भारत दौरा हो सकता है। तो ये रूस और भारत की दोस्ती को एक अलग स्तर पर ले जाने के साथ साथ दोनों देशों के रिश्तों के बीच उष्णता को भी दर्शाता है। और वहीं जिस तरह से अगर हम बात करें बेंजामिन नेतन्याहू की, तो उन्होंने भी कहा कि भारत आने के लिए वो इच्छुक है और जिन तमाम क्षेत्रों का उन्होंने जिक्र किया, यहाँ पर लगातार जो दोनों के साझा हित हैं उनके साथ काम किया जा रहा है। और टैरिफ के मुद्दे पर साफ तौर पर नेतन्याहू ने भी कहा कि दोनों देशों को बैठकर बात करनी चाहिए। अब हमारे साथ इन तमाम अलग अलग जो प्रोस्पेक्ट्स हमने आपके साथ शेयर किए इस खबर को लेकर, उस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अक्षय डोंगरे जुड़ रहे हैं। अक्षय, मेरा पहला सवाल है, ये इन तमाम तीनों खबरों से हम आपसे इस पर अपडेट लेंगे। पहली बात ये कि जिस तरह से ट्रंप साहब कहीं ना कहीं लगातार धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लगातार जो बयानबाजी टैरिफ को लेकर आ रही है, कहीं ना कहीं अब जो तमाम ब्रिक्स नेशन हैं वो एकजुट होते हुए ट्रंप की इस धमकी के खिलाफ, क्योंकि कहीं ना कहीं टैरिफ को लेकर उनकी बयानबाजी बदलती रहती है और अकॉर्डिंगली खास तौर पर क्योंकि अपनी सबसे बड़ी इकोनॉमी का वो दावा करते हैं, अपने बयानबाजी पर अडिग ट्रंप। देखिए आंचल, जब पहले कुछ समय पहले ही ब्रिक्स इकोनॉमी की बात हुई थी, ब्रिक्स करेंसी की बात हुई थी, तो डोनाल्ड ट्रंप काफी बिलबिला गए थे। उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी तरह से ब्रिक्स करेंसी की बात की जाएगी जो डॉलर को चैलेंज कर सकता है, तो ऐसे में वो उन सभी देशों के ऊपर एक बहुत ही बड़ा टैरिफ लगाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और इसके चलते कई सारे जो ब्रिक्स के देश थे वो इस बात को लेकर आगे बढ़ने में थोड़े से संशय में थे कि इकोनॉमी सबकी चल रही है, आर्थिक अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था ठीक चल रही है, तो ऐसे में इतनी बड़ी बेट लेना, खास तौर पे वो भी ऐसे समय में जब सब देशों को मालूम था कि ब्रिक्स में भी कुछ देशों का पलड़ा भारी ज्यादा रहेगा, ऐसे में कितना कितना कारगर हो पाता इस डिसीजन को लेना। तो असमंजस की स्थिति में देश बने हुए थे। लेकिन अब जो हुक्म का इक्का डोनाल्ड ट्रंप के पास था, एस ऑफ स्पेड था कि टैरिफ लगा दूंगा, वो ऑलरेडी ही लगा चुके हैं। तो अब ऐसे में कोई और लेवरेज डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं बचता है ब्रिक्स करेंसी को बनने से रोकने के लिए, क्योंकि आपने कहा था आप टैरिफ लगाएंगे, आप वो पहले ही लगा चुके हैं, आप अपना हुक्म का इक्का पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं। तो अब आप किस तरह से एक डॉलर जो अब अस्थिर हो रहा है और उसके ऊपर कई सारे सवालिया निशान उठ रहे हैं कि एक रिजर्व करेंसी दुनिया की डॉलर कैसे रह सकता है जब वो एक ही देश की करेंसी है। और उसके अलावा भी अन्य कई सारी ऐसी प्रैक्टिसेस है जिसके चलते अब यूएस इकोनॉमी जो पहले हुआ करती थी वो नहीं रही है, और ऐसे में ही इसी वजह से लॉसेस को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं टैरिफ भी लगाए। लेकिन जिस तरह से बुलिंग और जिस तरह से ये ब्लैकमेलिंग की गई है, इसको देखते हुए ब्रिक्स देश जाहिर तौर पर आपस में करीब भी आ रहे हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को एक तरह से स्ट्रीमलाइन भी कर रहे हैं, और एक डिपेंडेंसी डॉलर के ऊपर बढ़ाने को घटाने को लेकर एक गहन विचार भी कर रहे हैं। अक्षय, लेकिन अगर देखा जाए कि जिस तरह से रूस और भारत की दोस्ती कई दशकों पुरानी है, और जहां तक तेल के आयात का सवाल है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो उनसे तेल लेते, लेकिन आखिरकार अमेरिका के पेट में दर्द क्यों है अगर इस तरह का रिश्ता भारत का रूस के साथ रहा है? क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रिश्तों को कूटनीतिक और सामरिक लिहाज से देखना बेहद जरूरी है। देखिए आंचल, कहीं ना कहीं एक चीज तो ये साफ तौर पे है कि भारत एक 140 करोड़ लोगों का देश है। ऐसे में संभव नहीं है कि आप बहुत ही ज्यादा महंगे एनर्जी ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाए, खास तौर पे इसलिए क्योंकि अब वेस्टर्न देशों को कुछ चीजें पसंद रूस की नहीं आई और उन्होंने सैंक्शंस लगाए। अब आप देखना, एक तरह से अगर इतिहास को देखें तो अमेरिका वो देश है जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा, अगर बताया जाए तो, देशों के ऊपर इन्वेजन किया है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, चाहे वो इराक हो, लीबिया हो, सीरिया हो, अन्य कई सारे ऐसे देश हैं जो जिसके ऊपर उसने कब्जा किया है। अफगानिस्तान में उसकी फौजें तकरीबन 2 से 3 दशकों तक बैठी रही थी, उसके बावजूद अमेरिका के ऊपर किसी ने कोई सैंक्शन नहीं लगाया। तो ये एक तरह से एक हिपोक्रेटिकल, एक तरह से देखा जाए तो बिहेवियर को दर्शाता है। और इसी बात को लेकर भारत ने सवाल उठाए थे, इसी बात को लेकर भारत ने सवाल किया था कि 140 करोड़ लोगों की एनर्जी नीड्स हम कैसे पूरी करेंगे, जिसको लेकर अमेरिका ने ना कोई एहतियात दिखाए, ना कोई वादे किए कि आपको वैश्विक तेल सस्ती दामों पर मिल पाएगा। ऐसे इन सभी चीजों की एब्सेंस में भारत को रशिया से तेल खरीदना पड़ा। हमारे जो संबंध है दशकों पुराने हैं। 1971 में रूस वो देश था जिसने भारत की मदद की थी जब हम बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ रहे थे पाकिस्तान से। तो रूस वो देश था जिसने अपने न्यूक्लियर सबमरीन भेजकर 7 जो अमेरिका और यूके का था उसको भगाने में मदद की थी। तो अक्षय, तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में हम नहीं झेलेंगे। बिल्कुल, और ऐसे परिप्रेक्ष्य में अगर इस महीने के अंत तक पुतिन साहब भारत आते हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पर किस तरह का संदेश जाएगा? और खास तौर पर जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा, वहीं लूला डिसिल्वा ने भी कहा कि वो तमाम क्षेत्र जिसमें ये देश एक दूसरे के साझा हित को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि हम प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, हम कृषि जल संचयन की बात करते हैं, उस लिहाज से ये कितना जरूरी हो जाता है? आंचल, एक ताज़ा जानकारी है, अपने दर्शकों को भी मैं बताना चाहूंगा कि जो खबर चल रही थी कि पुतिन इस महीने के अंत तक आएंगे, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय ने इस वक्त के लिए खारिज कर दिया है। साल के अंत तक हो सकता है कि पुतिन आए, लेकिन अगर, जैसे कि आपने ठीक कहा, पुतिन अगर आते हैं तो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। देखिए, भारत एक ऐसा देश, एक वेसल स्टेट पाकिस्तान की तरह नहीं है कि कभी चाइना आपका इस्तेमाल करे, कभी अमेरिका आपका इस्तेमाल करे, और जो लीडरशिप वहां की है वो इस्तेमाल होने में बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि उनको जो डॉलर मिल रहे हैं ट्रेड के नाम पर, वो उसको लेकर वे संतुष्ट है। लेकिन भारत एक तरह से देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, अब एक आत्मसम्मान रखने वाला देश है जो किसी भी तरह की धमकियों को नहीं झेलेगा। तो ऐसे में हमारे संबंध पुराने हैं, हम अमेरिका से बहुत हजारों साल पुरानी एक सभ्यता है, हजारों साल पुराना एक देश है, जनसंख्या के तौर पे हम कई गुना बड़ा देश है अमेरिका से। तो ऐसे में
कोई कारण नहीं बचता भारत के पास में कि अमेरिका के जो भी बुलिंग है, डिक्टेट्स है, उनको लेने का। भारत अपने फैसले खुद ले सकता है, भारत अपने दोस्त चुन सकता है, भारत अपने ट्रेडिंग पार्टनर चुन सकता है और वो उन्हीं ट्रेडिंग पार्टनर्स को चुनेगा जो आपस में एक दूसरे के साथ सम्मान का एक तरह से एक दूसरे के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट के जी साथ साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट जी का भी एलिमेंट अपनी दोस्ती में रखते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जब संबंध खराब हो तो आप जी धमकी देने पर उतर आए, तो वो दोस्ती जी नहीं होती, वो एक तरह से बिल्कुल। एक और तरह से समझौता होता है। एक लोकतांत्रिक देश के लिहाज बिल्कुल। से भारत संप्रभु है और नेशनल इंटरेस्ट यानी कि राष्ट्रीय हित में जो भी फैसले आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक लिहाज से भारत को लेने, उसमें किसी की भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की बिल्कुल। जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और भाई वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पार हमने आपको ये खबर तो दिखाई, लेकिन आखिरकार अगर घरेलू मैदान पर देखें तो संसद के मानसून सत्र में आज क्या होगा 15वें दिन, ये भी बताएंगे आपको। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जब खुले खुशियों का खजाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, जब भाई बहन को हो खुशियाँ मनाना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। जब मंगला जी की किडनी का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 18 लाख रुपए का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक मिनट क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? तूने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसकी वजह। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई, जिसका आज 15वां दिन है। लोकसभा में आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 18वीं लोकसभा के 5वें सत्र के बचे हुए भाग के लिए सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य देने वाले हैं। राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया इन विधेयकों को पारित करने का प्रस्ताव भी पेश कर सकते हैं। साथ ही भारतीय पत्तन विधेयक 2025 भी विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इस विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश करेंगे। आज गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज का दिन है। कई सदस्य प्राइवेट बिल पेश कर सकते हैं। लोकसभा में आज तटीय पोत परिवहन विधेयक 2025 के बारे में राज्यसभा से मिले संदेश की जानकारी भी दी जाएगी। साथ ही आज सदन में नियम 377 के अधीन मामले भी उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा आज कई संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट भी सदन में रखी जानी है। बात राज्यसभा की, जहां आज 268वें सत्र के शेष भाग के बारे में जानकारी दी जाएगी। विधायी कार्यों की बात की जाए तो गोवा के लिए अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2025 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव कर सकते हैं। इसके अलावा कई सदस्य निजी विधेयक पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, कमलेश पासवान और भागीरथ चौधरी अलग अलग मुद्दों पर वक्तव्य दे सकते हैं। साथ ही सदन में आज कई संसदीय समितियों की रिपोर्ट राज्यसभा में रखी जाएगी। प्रश्नकाल में अहम प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो राज्यसभा में भी कई समितियों की रिपोर्ट पेश होनी है। संसद के मॉनसून सत्र का आज 15वां दिन है। देखेंगे कि कामकाज किस तरह होगा। लोकहित जनहित से जुड़े हुए कई ऐसे विधेयक हैं जो पारित कराने के लिए पटल पर रखे जाएंगे। अर्जुन राम मेघवाल विधेयक को पारित कराने का भी प्रस्ताव रखेंगे। कई ऐसे निजी विधेयक हैं जो राज्यसभा में पेश किए जाएंगे। कई सदस्य इन निजी विधेयकों को पेश करने वाले हैं। और संसद के मानसून सत्र पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़ गए हैं। राजेश, 15वां दिन है संसद के मानसून सत्र का। क्या उम्मीद करते हैं कि किस तरह से लोकहित और जनहित से जुड़े जो तमाम विधेयक हैं वो आज पारित होंगे? और लगातार लेकिन विपक्ष हंगामा बरपाता हुआ नजर आ रहा है, जो हमने पीछे कई सेशंस में देखा।
आज मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते का आज आखिरी दिन होगा। शुक्रवार का दिन प्राइवेट मेंबर बिल के नाम होता है। लोकसभा हो या राज्यसभा, जब भोजन अवकाश के बाद सदस्य सदन के भीतर बैठते हैं तो प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा होती है और ये निजी विधेयक जनहित से जुड़े होते हैं, जिस पर हर हाल में जो गैर सरकारी विधेयक लेकर सांसद आते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो अपने देश की जनता का ध्यान जो है वो खींचने की कोशिश करें और अपने निजी विधेयकों के ज़रिए अपने जनता के हितों की हिमायत करें। लेकिन आपने देखा है कि संसद के मानसून सत्र का ये तीसरा हफ्ता है और अब तक तीनों हफ्ते जो हैं वो लगभग हंगामे की भेंट चढ़ गए हैं। शोर शराबे के बीच ही कुछ जो है सत्ता पक्ष के द्वारा काम करने की कोशिश की गई है, लेकिन विपक्ष का जो रवैया है वो रचनात्मक सहयोग के बजाय अपने अड़ियल रवैये पर टिका हुआ है और जिसकी वजह से एसआईआर के मुद्दे पर संसद के मकर द्वार से लेकर संसद के भीतर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसद खूब उधम मचा रहे हैं और जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है। आपने बिल्कुल कहा कि 15वां दिन जो है इस सत्र का है और अब तक अगर हम बात करें तो कोई बहुत बड़ा विधायी कार्य जो है वो अब तक देखने को नहीं मिला है। संसद के भीतर लगातार सत्ता पक्ष की ये कोशिश है कि वो तमाम जो लिस्टेड विधायी कार्य हैं अब तक की सूची में जो शुमार हैं उनको पारित कराने की कोशिश की जाए। आपने देखा कि स्पोर्ट्स बिल को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उस दिन भी अपनी बात रखी सदन के भीतर और बाहर भी कि हम स्पोर्ट्स बिल को पारित कराना चाहते हैं और उसमें 2 विधेयक जो हैं वो लिस्टेड हैं। एंटी डोपिंग जो विधेयक है वो भी है और जो स्पोर्ट्स बिल है वो भी शामिल है और बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। उन्होंने कहा कि हम सदन में चर्चा चाहते हैं। बीएसी की बैठकों में विपक्ष के जो तमाम नेता हैं उन्होंने रजामंदी की मुहर लगाई कि स्पोर्ट्स बिल को पारित किया जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो सदन के भीतर आते हैं उनके सुर बदल जाते हैं और इसकी वजह से सदन में गतिरोध देखने को मिलता है और स्पोर्ट्स बिल समेत अनेक जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं वो अब तक सदन से पारित नहीं हो पाए हैं, उस पर चर्चा भी कायदे से शुरू नहीं हो पाई है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का एक बड़ा कारण जो है वो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और क्योंकि आपने बताया राजेश, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स बिल का भी दिन होता है, ऐसे में ये दिन उस लिहाज से भी अहम है क्योंकि कई सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है, खासतौर पर जिस राज्य से वो जुड़े हुए हैं। और साथ ही क्योंकि अगर हम स्पोर्ट्स बिल की बात करें, कैसे खेलों को वो एक अलग ही स्तर पर लेकर जाएगा, उस लिहाज से चर्चा और पारित होना बेहद ज़रूरी इसी सत्र में। बिल्कुल, और सिर्फ स्पोर्ट्स बिल ही नहीं, जो एंटी डोपिंग जो विधेयक है उसके जरिए जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो तमाम तरह की जो गड़बड़ियां सामने देखने को मिलती हैं, तमाम तरह के जो छेड़छाड़ देखने को मिलते हैं, उस पर भी शिकंजा कसने की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है। लेकिन अब तक आश्वासनों के बावजूद विपक्ष रजामंद नहीं हो पा रहा है और एसआईआर जैसे मुद्दे जिस पर सरकार ये साफ कर चुकी है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था के क्रियाकलापों पर हम सदन के भीतर चर्चा नहीं कर सकते हैं। यानी जो संसद का नियम कहता है, राज्यसभा और लोकसभा की जो नियमावली है उसमें चुनाव आयोग पर चर्चा संभव नहीं है। तो ऐसे में विपक्ष की जो हठधर्मिता है इसकी वजह से कहीं ना कहीं संसद का जो बहुमूल्य समय है वो बर्बाद हो रहा है और देश की जनता, जो भोली भाली जनता है, जो अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद भेजती है कि वो वहाँ जाकर उनके संसदीय क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको वहाँ वो उठाएंगे, वो ऐसा नहीं होता है तो उस जनता के मन में जरूर पीड़ा का भाव देखने को मिलता है। और हम जानते हैं कि एक दिन की कार्यवाही पर करोड़ों रुपए लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पर खर्च होते हैं, जो जनता के पैसे हैं और इन पैसों की जो है हर हाल में बर्बादी हो रही है और विपक्ष इन बातों को अगर समझ नहीं पा रहा है तो मुझे लगता है कि जनता के तो कहीं ना कहीं देखिए राजेश, विपक्ष मजबूत विपक्ष होने का उदाहरण पेश नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप सरकार से सवाल करना चाहते हैं तो उन सवालों को तथ्य और साथ ही साथ सच के साथ आपको पेश करना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कई तथ्यात्मक और भ्रामक गलतियां लगातार विपक्ष के नेता कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरह की तथ्यात्मक गलतियां हो रही हैं और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है आंचल की डेमोक्रेसी में
बहस विमर्श और वोट के लिए जगह होती है कि किसी प्रश्न पर अगर मतांतर हो जाए तो आप बहस कर लो, विमर्श कर लो, और अगर बात नहीं बने तो फिर वोटिंग करा लो। अब किसी विधेयक पर भी आप देखते हैं कि बात नहीं बनती है तो हम वोटिंग के जरिए, वॉइस वोटिंग के जरिए अपने विचार प्रकट करते हैं और सदन में जो है विधेयकों को पारित कराया जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी में डर और डंडे के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। भय दिखाकर, आक्रामकता दिखाकर सदन का वक्त जहां बर्बाद हो रहा है, वहीं पर बहुमूल्य समय जो वैसे सांसद पहली बार चुनकर आए हैं उनके लिए एक बड़ा अवसर होता है। बिल्कुल, इसलिए राजेश हमेशा हम देखते हैं कि जब भी सेशन शुरू होता है, चाहे विंटर सेशन हो चाहे मानसून सेशन हो, तो प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि मतभेद हो सकता है, चर्चा और विमर्श होना चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए, और आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। देखेंगे कि 11 बजे जब मानसून सत्र शुरू होगा लोकसभा और राज्यसभा में किस तरह से विपक्ष आज जो है अपने आचरण को लेकर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की, जो कि आज बिहार दौरे पर हैं। अमित शाह दरभंगा जिले से होते हुए सीतामढ़ी जाने वाले हैं और इस दौरान वो सीतामढ़ी जिले में मां सीता की जन्मस्थली पुनरा धाम मंदिर और परिसर का समग्र विकास की जो वृहद योजना है उसका भूमि पूजन करेंगे। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होने वाले हैं। दरअसल सीतामढ़ी जिले के पुनरा धाम से मां सीता की जन्मस्थली पर एक भव्य जानकी मंदिर के निर्माण का निर्णय लिया गया, जिसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। ये निर्णय धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन की दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार ने इसके पुनर्विकास के लिए श्री जानकी जन्मभूमि पुनराधाम मंदिर न्यास समिति के गठन की भी घोषणा की, जो इस परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालेगी। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई, जिसका आज शुभारंभ होगा। सरकार के इस पहल का संत समाज भी स्वागत कर रहे हैं। इस मंदिर का निर्माण 68 एकड़ भूमि पर 882 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से होना है, जिसमें केवल मुख्य मंदिर भवन पर 137 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च होंगे। मंदिर निर्माण में 31 पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना, सरयू का जल और 21 तीर्थ स्थलों की मिट्टी का उपयोग होगा। वहीं तिरुपति बालाजी की तर्ज पर 50,000 लड्डू प्रसाद की तैयारी की जा रही है, जिन्हें दक्षिण भारत के कारीगर बनाएंगे। और मंदिर का निर्माण 42 सप्ताह 11 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। इसका उद्घाटन अगले वर्ष सावन में संभव है। जो हमारे भारत सरकार के अमित शाह गृह मंत्रालय से आ रहे हैं, सीतामढ़ी को विश्व पर्यटक से जोड़ने का जो काम किए हैं हमारे गृह मंत्रालय बिहार सरकार से नीतीश कुमार जी, इनके लिए हम इन दोनों को कोटि कोटि प्रणाम और साधुवाद भी देते हैं। और यही कहते हैं कि हमारे देश और विश्व को विकास के लिए धर्म और संस्कृति को जोड़ना होगा। जब तक हमारे धर्म और संस्कृति नहीं जुड़ेगा, जब तक हमारे देश का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए आज हमारे भारत का प्रधानमंत्री और अमित शाह जी और नीतीश कुमार ने मिलकर के ये हमारे पुराने संस्कृति सभ्यता को जीवित कर रहे हैं। इनके लिए हम उन सबको आभार प्रकट करते हैं। आज मिथिलावासी धन धन हो रहे हैं, जो धन भाग ये मिथिला, जहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी पधारे थे, माता जानकी जन्म लिए, वैसी पावन भूमि पे आज उनका जन उद्धार का काम हो रहा है। यह सोचिए, माँ जानकी की जन्मस्थली को जब इस मंदिर की भेंट दी जाएगी तो कैसे जब हम सांस्कृतिक विरासत के ताने बाने के इर्द गिर्द पर्यटन के लिहाज से बिहार को विकास के साथ फिर से जोड़ने की ये जो तीव्र गति की कोशिश है, आप इसे ऐसे समझिए कि पर्यटन के लिहाज से तो ये एक बेहतर फैसला है ही। वहीं अगर हम सांस्कृतिक उद्घोष की बात करते हैं, अपनी विरासत को संजोने की बात करते हैं, तो उस लिहाज से भी इस निर्णय को महत्वपूर्ण माना गया है संत समाज द्वारा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पर हैं, जहां इस मंदिर को लेकर भूमि पूजन होगा। इस पूरे कार्यक्रम में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी शामिल रहेंगे। और पुनराधाम विकास योजना की अगर बात की जाए तो यहाँ माँ सीता की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर के निर्माण का जिक्र किया जा रहा है और अगले सावन में यानी कि एक टाइम फ्रेम भी रखा गया है जिसमें इस मंदिर के निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा। और हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण इस वक्त जुड़ गए। मधुरेश, मां जानकी की जन्मस्थली पर ये जो मंदिर बनाने का निर्णय लिया गया, जिसका भूमि पूजन आज होना है, धार्मिक विरासत को संजोने के साथ साथ पर्यटन को गति देने के लिहाज से भी अहम फैसला। हाँ जी, देखिए आज सिर्फ
बिहार के लिए या सीतामढ़ी के लिए गर्व का क्षण नहीं है, पूरे भारत के गर्व का क्षण है, क्योंकि जिस तर्ज पर राम मंदिर का निर्माण हुआ था, ठीक उसी तरीके से सीतामढ़ी में आज जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह माता सीता के मंदिर के निर्माण के लिए शिलान्यास करेंगे। ये जो मंदिर होगा ये 151 फीट इसकी हाइट होगी, जो कि अयोध्या के राम मंदिर से 5 फीट कम रखा गया है। ये एक धार्मिक महत्व के कारण ही इसकी हाइट भी कम रखी गई है। और आज बेहद शुभ दिन है जिसमें इस मंदिर का शिलान्यास किया जा रहा है। आज सुबह चतुर्दशी है और दोपहर 2 बजे के बाद सावन का जो पूर्णिमा है वो पूर्णिमा आज रुकेगा, तो उस पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त में ही ये शिलान्यास किया जाने वाला है। शिलान्यास के लिए 11 नदियों का जो जल है उसको लेकर के सीतामढ़ी आया गया है, जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती समेत कई अन्य नदियां शामिल है। जो इस पूरे मंदिर का निर्माण किया जाएगा उसमें भव्य आपको जो भारत की कला विरासत है वो देखने को मिलेगी। मंदिर के गर्भगृह का निर्माण सोलंकी कला के अनुसार किया जाएगा और मंदिर के अंदर जो है वो सफेद रंग के मार्बल लगाए जाएंगे, जो कि श्वेत अंबाजी मार्बल होंगे, जिसको राजस्थान से मंगवाया जा रहा है इस मंदिर में लगाने के लिए। इसके साथ ही जो पूरे मंदिर का निर्माण है उसके साथ में कई और चीजों का भी निर्माण किया जाएगा, जिसमें यहाँ पे लाइब्रेरी होंगी, परिक्रमा पथ होगा, इसके साथ ही मंडप वगैरह का भी निर्माण किया जाएगा। आज के इस क्षण को लेकर के पूरे सीतामढ़ी, पूरे बिहार में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में साधु जो हैं वो सीतामढ़ी पहुंच चुके हैं, कल ही वो पहुंच चुके थे। और ये जो रिचुअल्स हैं, जो शिलान्यास के लिए जो किए जा रहे हैं, वो कल से ही थोड़ी बहुत पूजा अर्चना शुरू कर दी गई थी। और जो मुख्य पूजा है आज 2:15 बजे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने के बाद की जाएगी। जी और जिस तरह से अमृत भारत ट्रेन को भी आज उसका शुभारंभ किया जाएगा, सीतामढ़ी तक जो पहुंचेगी, तो कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत अहम हो जाएगा। जब इस मंदिर का निर्माण होगा वहां पर श्रद्धालुओं के पहुंचने के लिए सुगम और एक सुलभ अनुभव रहेगा। निश्चित रूप से देखिए, जब कहीं पे भी आप पर्यटन स्थल के रूप में किसी जिले को, किसी स्थान को डेवलप करते हैं, तो वहाँ पहुंच बनाना बहुत जरूरी होती है। पर्यटक वहां पहुंचेंगे कैसे? ऐसे में यहाँ जो अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत की जा रही है, ये भी एक बहुत अनुपम सौगात है सीतामढ़ी जिले के लिए। इसके साथ ही जो नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा वो दरभंगा होगा। इसके साथ ही पटना से जो कनेक्टिविटी है सीतामढ़ी की, वो वर्तमान में 3 घंटे के आसपास है। 3 से 3.5 घंटे में आप पटना एयरपोर्ट से सीतामढ़ी के पुनारा धाम पहुंच सकते हैं। तो ये देखिए कितना डेवलप कर गया है, जबकि आज से कुछ साल पहले इस जगह पहुंचने के लिए आपको 7 से 8 घंटे का वक्त लगता था। मतलब जो समय है वो आधे से भी कम रह गया है। और जो अमित शाह दूसरा जो अमृत भारत ट्रेन की सौगात यहाँ पे देने वाले हैं, ये निश्चित रूप से यहाँ के पर्यटन का बड़ा विकास कराएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के। तो माँ जानकी की जन्मस्थली जो है सीतामढ़ी, वहाँ पर आज मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होगा। गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं और बिहार के बाद आपको लिए चलते हैं सीधा उत्तराखंड, जहाँ के धराली में मौसम का थोड़ा जो अनुकूल होना है, उसके साथ ही राहत और बचाव कार्यों ने गति पकड़ ली है। सेना की बात की जाए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एयरफोर्स समेत तमाम राहत एजेंसियों जो हैं वो राहत के काम में जुटी हैं। अब इसमें MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज गति मिल रही है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत एजेंसियों का बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं केंद्र सरकार का भी राज्य सरकार को पूर्ण सहयोग मिल रहा है। भारी बारिश और बादल फटने के बाद धराली के खीरगाड़ में मलबा आने की वजह से आवासीय भवन, होटल को भारी क्षति हुई। कई इमारतें मलबे में तब्दील हुई। हर्षिल आर्मी कैंप में भी मलबा आने से भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भटवाड़ी पापड़गाड़ गंगनानी से आगे नाग मंदिर के पास 30 मीटर पुल क्षतिग्रस्त हुआ। इसके मद्देनजर आवश्यक सुविधाओं, पानी, बिजली, सड़क और संचार को बहाल करने का काम भी जारी है। उधर भटवाड़ी के हर्षिल, बंदरानी, सौरा और कल्याणी में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में आज भी छुट्टी घोषित की गई है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी ने उत्तरकाशी के आपदा नियंत्रण कक्ष पहुंचकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को विशेषकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के प्रति अतिरिक्त संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए गए। सीएम धामी ने कहा कि हम सबका संकल्प एक ही है, जब तक हर व्यक्ति सुरक्षित घर नहीं पहुंच जाता तब तक राहत और बचाव कार्य नहीं थमेगा। सीएम धामी ने धराली और हर्षिल क्षेत्र में आई आपदा के दृष्टिगत अपने 1 महीने का वेतन आपदा राहत कार्यों के लिए प्रदान करने की घोषणा की। सीएम धामी ने कहा, राज्य सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ हर कदम पर खड़ी है और इस कठिन परिस्थिति में सभी को एकजुट होकर पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्वयंसेवी संगठनों और आम नागरिकों से भी अपील की कि वो अपनी क्षमता के अनुसार राहत कार्यों में सहयोग करें। तो उत्तरकाशी से धराली तक का रास्ता खोलने का काम तेजी के साथ जारी है। बार बार होने वाले लैंडस्लाइड की वजह से मुश्किलें भी आ रही हैं, लेकिन बीआरओ लगातार काम में जुटा हुआ है ताकि रोड कनेक्टिविटी को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ये बेहद खास रिपोर्ट। उत्तरकाशी से जब आप भटवाड़ी की तरफ जाएंगे तो इस तरह के लैंडस्लाइड आपको देखने को मिल रहे हैं। ये लाइव आप देखें कि लैंडस्लाइड है और इस तरीके के अलग अलग जगह पर उत्तराखंड में अलग अलग जगह पर, खासतौर से उत्तरकाशी से जो धराली के बीच का जो रास्ता है वहाँ पर आपको कई तरह के इस तरह के जो लैंडस्लाइड हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो रास्ता है वो भी रुक जाता है। और आप देखें कि पीछे आपको बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आपको दिखाई देंगे और ये रोड किस तरीके से कटा है वो हमारे कैमरामैन सुनील आपको दिखाएंगे कि ये देखिए भागीरथी नदी बह रही है और नदी के साथ साथ अगर आप देखें कि जो रोड है मलबे ने किस तरीके से उसको बुरी तरीके से जो रोड कनेक्टिविटी है उसको बर्बाद कर दिया है। हमारे कैमरामैन सुनील आपको दिखाएंगे। ये देखें कि नदी के किनारे जो पूरी की पूरी जो रोड है आप देखें यहाँ से पिलर और ये तमाम जो रोड है वो डैमेज हो गई है और अभी थोड़ी देर पहले ही लैंडस्लाइड हुआ है और ये जो मलबा है वो आके नीचे गिरा है। और लगातार जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो लगातार रोड कनेक्टिविटी को बहाल करने में लगा हुआ है। बीच बीच में कुछ समय के लिए जो रोड है उसको सही किया जाता है, लेकिन उसके बाद इस तरह का जो मलबा है वो समय समय पर आ जाता है, जिसकी वजह से आप ये देखें कि सैकड़ों की संख्या में जो वाहनों की कतार है, जो खास तौर से जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाने वाले जो टीम है, जवान हैं, जो बड़े बड़े इक्विपमेंट हैं वो बीच में रुक जाते हैं। इस तरह की परेशानियां इस इलाके में बनी हुई हैं। कैमरामैन सुनील के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, भटवाड़ी। उत्तराखंड के हर्षिल धराली में आए प्राकृतिक आपदा के बाद भटवाड़ी ब्लॉक के कयाक गांव के 56 परिवारों के मकानों में दरारें आ गईं। गंगोत्री नेशनल हाईवे धंसने से गांव में जमीन खिसक रही है, जिससे घरों की दीवारों और नींव में गहरी दरारें पड़ गईं। इस बीच राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर निरंतर जारी है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस समेत सभी एजेंसियां युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान में जुटी हैं। आपदा में प्रभावित लोगों से हमारे संवाददाता दिग्बीर सिंह बिश्ट ने बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। आई आपदा के बाद आज तीसरा दिन है। हम लोग क्षेत्र में, हमारे साथ कुछ लोग हैं। आइए जानना चाहते हैं कि किस तरह का माहौल है और अभी तक जो राजमार्ग है वो पूरे बन नहीं पाए हैं और गंगनानी पास पुल तैयार हो रहा है। तो इसे लेकर क्षेत्र में जैसे आप लोग गए हैं वहाँ उस तरफ का माहौल आपने देखा, किस तरह? ये धराली में जो आपदा आई है और धराली हमारा ऐसा पॉइंट है कि गंगोत्री का मुख्य पड़ाव है। पूरे देश विदेश के लोग वहां पर आते हैं, रुकते हैं और अर्थव्यवस्था की भी वहां पर जो है उन लोगों ने जो होटल बनाए थे, बहुत अच्छे अच्छे होटल थे जो मुझे लगता है कि बहुत पूरा बाढ़ में समा गए। लेकिन वहां पर जो स्थानीय जो युवा थे वो युवा भी जो है हमारे कुछ जो है मिस हैं वहां पर। और मैं समझता हूं कि देश की सरकार, प्रदेश की सरकार रात दिन जो है लगी हुई है। अभी जो है सड़क मार्ग है वो अभी जहाँ पर जो है डेली ब्रिज बनना है गंगनानी के पास, वहां तक जो है सड़क मार्ग यातायात खुल गया है, लेकिन आगे जो है पैदल के भी रास्ता नहीं है। लेकिन हवाई मार्ग के द्वारा जो है
जो वहां पर घायल लोग थे उनको हॉस्पिटलों में पहुंचा गया, उनको राहत दिलाए जा रहे। बाहर से जो हमारे जो राहत की जो टीमें हैं वो टीमें आ गई है। सीएम साहब ने हमारे यहाँ जो 3 अधिकारी जो है IAS अधिकारी जो पहले के हमारे जिलाधिकारी यहाँ पर है, उनको अच्छा अनुभव है, वो पूरा यहाँ पर काम कर रहे हैं। आपदा जो है उत्तराखंड में है, मुझे लगता है कि आपदा पहले भी आई है। 2013 में जो आपदा थी उससे भी भयानक आपदा जो इस क्षेत्र में आई है। और जो हमारा जो गंगोत्री का मुख्य पड़ाव है धराली, वहाँ पर काफी स्थानीय लोग जो जुड़े हुए थे, सारे होटल से लेकर हमारे जो लोग वहाँ से जुड़े हुए थे, और हमारे पूरे इस भटवाड़ी क्षेत्र के जितने लोग वहाँ पर होटल्स व्यवसाय के लोग हैं उनका अभी तक पता नहीं चल पाया। 130 लोग के लगभग बता रहे हैं, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से जानकारियां नहीं हो पाई, क्योंकि सारी रोडें जो भटवाड़ी से लेकर गंगोत्री तक तमाम रोडें और जितने भी हमारे ब्रिज हैं सभी ध्वस्त हो रखे हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ स्थानीय विधायक लोग और तमाम जितने भी यहाँ ब्लॉक प्रमुख लोग काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से 2-3 दिन में हमारी रोडें सुचारू हो जाएंगी। जैसे ही बैली ब्रिज बनकर तैयार होता है तो वह कहीं ना कहीं आपदा ग्रस्त तक पहुंचने में कोई देरी नहीं होगी। उत्तरकाशी से दूरदर्शन समाचार, दिव्य बिष्ट। और हमारे संवाददाता नीरज, जिनकी आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखी, वो इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, जिस तरह से मौसम क्योंकि अभी अनुकूल है, तो राहत और बचाव कार्य किस तरह से युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि जब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा, जिस तरह से तमाम जो पीड़ित हैं उनको सुगम और सुलभ अनुभव ना हो जाए। देखिए, बिल्कुल आंचल, आपने सही कहा। पिछले 2 दिन से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। ख़ासतौर से जो हेली के द्वारा जो टीमें हैं वो लगातार धराली पहुंच रही हैं। इसके अलावा धराली में जो लोग फंसे हुए हैं उनको भी लगातार वहां से निकालकर मातली ITBP का एक हेलीपैड है वहां पर लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुबह 6 बजे ही मातली हेलीपैड पर पहुंचे और वहां पर जो राहत सामग्री है, इसके अलावा खाने पीने का सामान है, जो लोग अभी भी धराली में फंसे हुए हैं उनके लिए वो रवाना किया गया। इसके साथ ही उनका स्पष्ट दिशा निर्देश है BRO और जो दूसरी एजेंसियों को कि रोड कनेक्टिविटी है उसको बहाल किया जाए। आप देखें कि पिछले 2 दिन से मौसम ने साथ दिया है, उसी का नतीजा है कि 300 से ज़्यादा जो लोग फंसे हुए थे हर्षिल में, इसके अलावा धराली में, उनको सुरक्षित निकालकर जो मातली जो हेलीपैड है वहाँ पर ITBP का, वहाँ पर लाया गया। इसके अलावा जॉली ग्रांट पर पहुँचाए गए। और इनमें एक बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जो तीर्थ यात्री थे, जिसमें महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में लोग आए थे, गुजरात से बड़ी संख्या में लोग आए थे, उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में जो लोग थे वो मौजूद थे, क्योंकि 250 के करीब संख्या ऐसी थी जो हर्षिल से लेकर गंगोत्री के बीच में ऐसे श्रद्धालु थे जो फंसे हुए थे और पिछले 2 दिन से निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरीके से चलाया गया, अभी तक 340 के करीब जो लोग हैं धराली और हर्षिल और गंगोत्री वहाँ से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाए गए। आज भी मौसम साथ दे रहा है, सुबह 6 बजे से ही जो रेस्क्यू है वो चल रहा है। रोड कनेक्टिविटी एक बड़ी समस्या है और आप देखें कि भटवाड़ी से आगे गंगनानी एक जगह है, वहाँ पर एक पुल है, वो डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से आप हर्षिल तक रोड कनेक्टिविटी बहाल करने में दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन देर रात से ही BRO के लोगों ने जो बैली ब्रिज है उस पर काम करना शुरू कर दिया और उम्मीद की जा रही है आंचल कि आज शाम तक बैली ब्रिज तैयार हो जाएगा और बड़े वाहन अब धीरे धीरे हर्षिल की ओर जाना शुरू हो जाएंगे। वहीं सेना, ITBP, NDRF, SDRF किस तरह से समन्वय बिठाते हुए इस पूरे राहत और बचाव कार्य को तेज गति दे रही हैं? देखिए आंचल, आप देखें कि जब ये आपदा आई उस समय सबसे पहले आप देखें धराली में ITBP की टीम और जो हमारी सेना है वो पहुंची थी, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। आप देखें कि उसकी जो प्रभाव है, जो धराली में आपदा आई थी उसका प्रभाव हर्षिल तक कितना था कि सेना के जो 9 जवान थे वो भी अभी तक नहीं मिले। उनको खोजने का जो काम है वो भी लगातार चला है। लेकिन उसके बाद भी हमारी सेना लगातार रेस्क्यू करती रही और अब धराली में चूँकि टेलीफोन कनेक्टिविटी बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी, वहाँ पर टेलीफोन कनेक्टिविटी बहाल कर ली गई है। सेना ने एक अस्थायी एक तरीके से टेलीफोन
सेंटर है वो खोला है। धराली के जो लोग हैं अपने परिजनों से बात कर सकते हैं। बिजली कनेक्टिविटी को बहाल करने का जो काम है वो तेज़ी के साथ चल रहा है। तो आप ITBP की बात करें, सेना की बात करें, NDRF की बात करें, डॉग स्क्वाड के साथ वहाँ पर मौजूद है और जो जिंदगियाँ हैं उसे खोजने और बचाने की जो कोशिश है वो लग रही है। तो तमाम समन्वय के साथ हमारी एजेंसियाँ काम कर रही हैं और उसी का नतीजा है कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। और अब जो मलबा वहाँ पर आंचल है 50 फीट के करीब, उसके बीच में से लोगों को खोजना ये एक बड़ी चुनौती है जिस पर समन्वय के साथ तमाम एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। जिस तरह से सुरक्षित स्थानों पर इन्हें पहुंचाया जा रहा है, वहां पर किस तरह की व्यवस्था की जा रही है नीरज? देखिए बिल्कुल उनको जैसा मैं बता रहा था कि मातली, जॉली ग्रांट जिन भी जो हेलीपैड है वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है उनका पूरा जो रिकॉर्ड है वो उनसे लिया जा रहा है। उनके जो डॉक्यूमेंट हैं वो चेक किए जा रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि ये व्यक्ति कहाँ से है, किस गांव से है, किस शहर से है, किस राज्य से है, उसकी पूरी डिटेल नोट की जा रही है। उसके बाद वहाँ पर जो चिकित्सा है उसकी सुविधा उपलब्ध है। उनको अगर किसी तरह की चिकित्सा या किसी तरह की संवाद के लिए अगर किसी डॉक्टर से ज़रूरत है तो वो वहाँ पर उपलब्ध है। दवाइयाँ हैं, खाने पीने का सामान है और वहाँ से उनके गंतव्य तक पहुँचाने की व्यवस्था है। तो ये तमाम इंतजाम राज्य सरकार के द्वारा बिल्कुल, और इसीलिए वहाँ पर उत्तरकाशी में जिस तरह से राहत और बचाव कार्य उच्च स्तर पर जारी है, बिजली, पानी और संचार को भी बहाल करने की कोशिशें लगातार तेज की जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आज MP MLA कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले यह सुनवाई गुरुवार को होने वाली थी, लेकिन साक्ष्य दर्ज न होने के कारण आज के लिए टल गई। याचिकाकर्ता के वकील संतोष पांडे ने बताया कि गुरुवार को वकीलों के प्रस्ताव के कारण साक्ष्य नहीं दर्ज हो सका था, इस वजह से आज तारीख तय की गई है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। यह याचिका जम्मू कश्मीर के एक शिक्षाविद जहूर अहमद भट्ट और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक द्वारा दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पहले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा था और जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने का आदेश दिया था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे जायज ठहराया। 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा। इसके साथ ये आदेश दिया कि जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराए जाएं और उसका राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्र को 2 महीने के भीतर जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। बिहार के सिवान जिले के रघुनाथपुर प्रखंड की जीविका सदस्य पुतुल देवी को 15 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति भवन दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जल जीवन, हरियाली मिशन और वन संरक्षण में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। और इस सम्मान के लिए चुने जाने पर पुतुल देवी ने आभार जताया। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति की ओर से आमंत्रण मिलने पर बहुत खुश हैं। आपको बताएं कि पुतुल देवी पिछले 5 वर्षों से पौधारोपण, संरक्षण और जागरूकता के कार्य में सक्रिय हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वो हर साल विश्व पर्यावरण दिवस पर कई जीविका दीदियों को पौधे बांटती हैं और स्वयं भी अपनी मां के नाम पर पौधा लगाती हैं। राष्ट्रपति जी ने हमको निमंत्रण पत्र भेजे हैं। जब निमंत्रण पत्र आया ना तो हमको बहुत खुशी हुआ। सभी दीदी को कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम लगाइए और कम से कम हर साल 500 पौधे देते हैं दीदी को। ये एक पेड़ माँ के नाम लगाइए और लगवाते भी हैं और कहते हैं कि दीदी आप लोग लगाइए, वो भी लगाती है और दीदी भी खुश हो जाती हैं, वो भी लगवाती हैं लोग एक पेड़ माँ के नाम। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि अखबारों की सुर्खियों में क्या कुछ खास है आपके लिए। मम्मी भूख लगी, ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी
स्वाद ही। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने लगा। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद का स्वागत और बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों के। और अखबारों की सुर्खियों को लेकर हाजिर हैं स्टूडियो में हमारे साथ हमारी सहयोगी संध्या। संध्या, क्या कुछ समेट कर लाई हैं आप अखबारों के जगत से हमारे दर्शकों के लिए? जी आंचल, अखबारों की सुर्खियों में सबसे पहले आपको वो खबर बता देते हैं जो आज प्रमुख अखबारों ने ली है और हेडलाइन के साथ प्रकाशित की है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषकों की ताकत राष्ट्रीय प्रगति की नींव है। टैरिफ लगने के बाद अमेरिका को संदेश भी साफ तौर पर दिया कि किसानों के हितों से समझौता किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से भारी कीमत चुकाने को तैयार हूँ, ये बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। तो उन्होंने अपने वक्तव्य में जो कुछ खास बातें कही है उसे आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है और पहले पेज पर इस खबर को प्रकाशित किया है। अगली खबर की बात करते हैं जिसे नवभारत टाइम्स अखबार ने आज द इकोनॉमिक टाइम्स के साथ प्रकाशित किया है और बताया है कि ट्रंप के टैरिफ पर कॉरपोरेट इंडिया क्या कुछ बोल रहा है। जी हां, भारत बन सकता है नया पावर हाउस। ये कॉरपोरेट जगत के तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आई है। आपको बताएं कि इंडस्ट्री के दिग्गजों ने कहा है कि दुनिया भर में चल रही टैरिफ जंग भारत के लिए बड़े मौके के रूप में है और इसको लेकर के आनंद महिंद्रा ने कहा कि कई बार जो फैसले या नतीजे हमें चौंकाने वाले लगते हैं वो आगे चलकर सबसे बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वहीं आरपीजे एंटरप्राइजेस के चेयरमैन ने कहा है हर्ष गोयनका ने कि भारत अब अधिक संकल्प वैकल्पिक व्यापार रणनीति और मजबूत आत्मनिर्भरता के साथ जवाब देगा। विजय केडिया की अगर बात करें जो अग्रणी निवेशक हैं, उन्होंने कहा कि भारत की आत्मनिर्भरता की कहानी तब शुरू होती है जब चुनौतियां हमें घेर लेती हैं। तो अलग अलग कॉर्पोरेट क्षेत्र से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई है जो बता रही है कि किस तरह से भारत आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ सकता है। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बताएं कि द्वारका एक्सप्रेसवे और UER-2 राष्ट्र को 16 तारीख को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसकी वजह से सफर जो है वो सुगम होगा। इसके चालू होने से न केवल दिल्ली के कई इलाकों की एयरपोर्ट से लेकर कई हाईवे से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, बल्कि दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे से लेकर एयरपोर्ट आने वाले वाहन केवल 20 से 25 मिनट में भी पहुंच सकेंगे। आपको बताएं कि ये दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे से शुरू होकर मुंडका, बक्करवाला, नजफगढ़ द्वारा द्वारका में द्वारका एक्सप्रेसवे तक है। तो इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 16 तारीख को होनी है। एक और खबर से आपको रूबरू कराएं जिसे राष्ट्रीय सहारा अखबार ने आज अपने देश विदेश पेज पर लिया है और बताया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बृहस्पतिवार को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने 23,000 करोड़ का काला धन बरामद कर पीड़ितों को बांटा है। एक मामले की सुनवाई हो रही थी और उसके चलते सॉलिसिटर ने ये बात कही। चलते चलते एक और खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। दरअसल जलते हुए जो नोट हैं वो कई सुलगते हुए सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसे आज जनसत्ता अखबार ने अपने पहले पेज पर लिया और बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से न्यायमूर्ति वर्मा की याचिका को खारिज किया और याचिका खारिज ही नहीं की बल्कि ये भी कहा कि उनका जो आचरण है वो विश्वास से परे है। तो अलग अलग क्षेत्रों की आंचल अगर बात करें तो आज के अखबारों ने इन प्रमुखता के साथ खबरों को लिया है और हेडलाइन के साथ प्रकाशित किया है। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, इतने कम समय में इतने रोचक तरीके से अलग अलग जो अखबारें हैं उनसे हेडलाइंस हम तक समेट कर लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब अखबारों के जगत से आपको लिए चलते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरों की तरफ। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बढ़ते दबाव के बीच गाजा पर पूर्ण नियंत्रण की बनाई योजना। संघर्ष विराम के बीच नेतन्याहू के बयान को हमास ने बताया तख्ता पलट। रूसी राष्ट्रपति पुतिन अगले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से करेंगे मुलाकात। संयुक्त राष्ट्र में रूस के उप राजदूत दिमित्री पोलियानस्की ने दी जानकारी।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कंप्यूटर क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इंटेल के सीईओ लिब वुटैन से तत्काल इस्तीफे की मांग की और टैन का संबंध चीनी कंपनियों से बताया। खबरें कारोबार जगत से, अंदाज रहेगा फटाफट। दिल्ली में नीति आयोग द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में आकांक्षी जिलों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के प्रयास को लेकर बातचीत की गई। नई दिल्ली में 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत के आर्थिक परिदृश्य में कपड़ा क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है और ये क्षेत्र अब देश में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजन का क्षेत्र बनकर उभरा। खबरें अब खेल जगत से, अंदाज फटाफट। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में अर्जुन एरिगोसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अमेरिका के अवांडर लियांग को शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की। प्रसार भारती और एईएक्स स्पोर्ट्स के बीच कल ग्लोबल लीग रेसलिंग के प्रसारण को लेकर रणनीतिक साझेदारी हुई। ग्लोबल लीग रेसलिंग भारत और एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अपनी तरह की पहली पेशेवर लीग होगी। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने फीफा की ताज़ा रैंकिंग में 7 स्थान की छलांग लगाई। अब टीम में 63वें स्थान पर पहुंची, जो कि पिछले 2 वर्षों में उसकी सबसे ऊंची रैंकिंग। और आइए जानते हैं नया सवेरा में मिजाज मौसम। भाई बहन के पवित्र प्रेम और विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार जो है, उसे लेकर रंग बिरंगी राखियों और उत्साह से बाजार सजे हुए हैं और लोगों में ये खुशी देखते ही मिल रही है। नया सवेरा के इस अंक में हम आपको छोड़ जा रहे हैं रंग बिरंगी राखियों की खूबसूरत झलकियों के साथ। कल रक्षाबंधन है, इस पर्व को बहुत ही खुशी और खूबसूरती के साथ अपने भाइयों के साथ मनाइएगा। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अब सोमवार को। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, सशक्त रहिए। नमस्कार।